वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मल्टीपोलैरिटी की और उस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, जो पहले R4 था, लेकिन अब ईरान की बात जब की जा रही है और भी दीगर ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। एक ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा, एक यकीनन इसके मुखालफत में इसराइल है, भारत है, कुछ लोग UAE के बारे में भी कहते हैं कि उसने ओपनली ये कहा है कि वो उस ब्लॉक में रहना चाहता है। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो ब्लॉक्स होंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और अगर ईरान भी इसमें शामिल है, कुवैत का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी ख्वाहिश है, अगर कुवैत भी इसमें शामिल होता है तो ये जो सिक्योरिटी ब्लॉक है ये इस हद तक सक्सेसफुल या इतना बड़ा होगा कि जो इसकी ओपोजिशन है वो इसके खिलाफ कोई काम करने के बारे में सोचे ना? या आपको लगता है कि ये फिर एक नई जो है वो नई तरह की पॉलिटिकल या जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी के नए मसाइल जन्म दे देगा? नौशाद साहब, हर एक एक्शन का रिएक्शन ज़रूर आता है। ये कहना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि मुकम्मल अमन आएगा, रियलिस्ट इसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो पीस एंड स्टेबिलिटी है ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, क्लैश, ये नॉर्मल सिचुएशन है बिकॉज मफादात का टकराव होता ही होता है। लेकिन इसमें जो मैं मिट्स के अंदर देख रहा हूँ उसमें मुझे दो जोन्स नज़र आ रहे हैं। एक जोन है जिसको आप डिनाइल जोन कह दें, और यहाँ पे रीजन में उसे ईरान लीड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर यमनी मलेशिया है, इराकी मलेशियाज हैं, लेबनीज मलेशिया है, गज़ा की मलेशिया है, और साथ में ऊपर के लेवल पे अगर आप देखें तो चाइना भी है, रशिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। और दूसरा है जोन ऑफ कन्फर्मेशन, जो कि ओल्ड निज़ाम को, पुराने ऑर्डर को सस्टेन करना चाहता है। उसमें अमेरिका है, इजराइल है, इंडिया है, UAE है, बहरीन है और कुवैत है, जबकि सऊदी अरब और कतर और ओमान ज़रा वहाँ से निकल गए, न वो जोन ऑफ कन्फर्मेशन में है और न वो जोन ऑफ डिनाइल के अंदर है। और पाकिस्तान भी दोनों जोन्स के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से समटाइम्स हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि हम जाएं किधर, न वो सुनते हैं न ये सुनते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी? हाँ, देखिए, वॉर की जो विक्ट्री है उसके अंदर हमेशा हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की तो बात करते हैं, जिस तरह वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे। रोबस्ट वॉर मशीनरी है अमेरिका के पास, कोई शक नहीं है। कैपेबिलिटी है बॉम्बिंग करने की, कोई शक नहीं है। दो न्यूक्लियर और जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वेपनरी सिस्टम है, लेकिन उसके उनके पास जो नहीं है, एक तो नजरिया नहीं है जो सब्जेक्टिव एलिमेंट है, दूसरा उनके पास मकसद नहीं है, कोई खास अपीलिंग जो टारगेट होता है ना, वो उनके पास मौजूद नहीं है जो वो कन्विंस कर सकें। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर है कि इम्यूनेशन की जो लॉजिस्टिक की सप्लाईज हैं वो मुकम्मल नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे ईरान अगर साल में 55,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है तो अमेरिका उसके मुकाबले में हार्डली कोई 10,000 के करीब इंटरसेप्टर्स बना सकता है। तो बड़ा गैप मौजूद है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि हम पाकिस्तान और साथ वो तो में तुर्की, अमरीकी सदर साहब तो दावा कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो बेबहाज जखीरा है असले का, तो यहाँ तो कमी कोई नहीं है, यहाँ तो आप जो हमारी जरूरत से भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ना करे कि चाइना ताइवान में घुसे, फिर मैं देखूंगा इनके पास कितना असला है। मुझे तो वो दूसरी जंग अजीम याद आ गई है, जिस वक्त जर्मन लड़ लड़ के जब 90% उनकी आर्मी मर गई थी ना जी, 11 महीने पहले अमेरिका उस जंग के अंदर कूदा था। हाँ जी। उससे पहले जो ब्लड सेक्रीफाइसेस हैं वो तो 27 मिलियन रशियंस ने दी थी। अमेरिकन ने तो ब्लड सेक्रीफाइसेस नहीं दी, इन्होंने तो कभी ब्लड सेक्रीफाइसेस दी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास बैटल हार्डन फोर्स है, अच्छी एयरफोर्स है, तुर्की के पास अच्छी एयरफोर्स और ड्रोन्स हैं, ईरान के पास अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, इजिप्ट के पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और सऊदी अरब के पास, कतर के पास पैसा है जो कि बजट चाहिए। और मैं यकीन रखता हूं, अल्लाह करे इस तरह हो, कि अगर सऊदी अरब $100 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर सकता है, अल्लाह करे कि $90 बिलियन के डिफेंस बजट में $10 बिलियन ही पाकिस्तान को दे दें, तो हम अगर $9 बिलियन में धूल चटा सकते हैं भारत को, तो एक $10 बिलियन में मजीद हम सऊदी अरब के लिए भी आर्मी खड़ी कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है?
जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, वो मैं मुझे लगा कि शायद वो रुक गया। ये जो बात कह रहे हैं पैसे देने के मामले पे, वो पता नहीं ये एक मिजाज होता है कि वो जहां आप कहें कि जी हमें पैसे दे दें तो कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं होता। ये भी ज़रूरत के और मुफादात का मामला है। अब आपको लगता है कि क्या ये जो जिस पैसे की कतर, सऊदी अरब में या अरब ममालिक में जो पैसा है, आपको लगता है कि वो अमेरिका को तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स भी दे देंगे, लेकिन हमें वो चंद बिलियन डॉलर देते हुए भी उनको जो है वो परेशानी होती है? आपको लगता है कि वो पैसा पाकिस्तान आ सकता है? शायद परेशानी ना हो, और शायद वो देना भी चाहते हो, लेकिन अमेरिका को देने पैसे जब देते हैं तो कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपने क्यों दिए। लेकिन जब पाकिस्तान को देंगे तो उनसे 10 लोग पूछेंगे कि जी आप पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहे हैं। ये भी तो एक फैक्टर है ना। आप देखिए, आपने 7 बिलियन के लिए IMF से लेने के लिए कितने पापड़ बेले, जी जी। और अभी तक हर रोज हम बेल रहे हैं। जी जी। और उसके पूरी बाद कौम बेल रही है, ऐसे ही है ना। जी। तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा मामला है कि जो हमारे जैसे मुल्कों के लिए या और बहुत से मुल्कों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि कोई अमीर मुल्क आपको पैसे देने लगता है तो उसको 10 रोकने वाले भी होते हैं कि जी कि आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन बात हो रही है इस वक्त, अभी डॉक्टर साहब ने जो बड़ी मैं उनकी बड़े गौर से बड़ी सारी गुफ्तगू सुनी और बड़ी ज़बरदस्त बात है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ चीज़ें गिनवाई हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन बताई है ना, अगर हम इसमें चल के जो कि हम सोच रहे हैं, जो कि दुनिया इस वक्त सोच रही है कि जी हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, हम एक नए फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी जो इस वक्त बातें चल रही हैं, चाइना की चल रही हैं, रशिया की भी चल रही है कि चाइना भी तो इस खित्ते में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, इन मुल्कों में होने के बावजूद वो अपना वहाँ पे सरमायाकारी कर रहा है। जी जी। और अभी उन्होंने बाकी आप देखते हैं लातीनी अमेरिका में उन्होंने बहुत $1 ट्रिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया, अफ्रीका में किया, अफ्रीका में किया, बड़ी जगहों पे किया। वो ये करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं वो सब जानते हैं, और वो कर रहे हैं। और अमेरिका का खौफ भी यही है इस वक्त। एक तो ये है कि वहाँ पे वो अपने आप को समझते हैं कि हम गैर महफूज हैं, यहाँ पे वो साबित हो गया, वो है गैर महफूज। अब वो अगर अपने आप को निकालता है, ग्रेजुअली निकाले, फर्ज करें, लेकिन इस इलाके में कोई दूसरी कोई मिलिट्री ताकत ऐसी सिवाय एक इसराइल जो एक आप कह सकते हैं छोटी मोटी जो रह जाएगी, उसके अलावा और कौन है कि जो क्या कुवैत किसी ईरान के साथ लड़ सकता है, क्या UAE किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़ सकता है, बहरीन इवन के लड़ सकता है। पैसा बड़ा होगा इन सब के मुल्कों के पास, इसमें सऊदी अरब है, इसमें तुर्किया हो सकता है, इसमें हो सकता है कि इराक हो, मिस्र हो। इराक भी नहीं लड़ सकता उस तरह से, मिस्र हो सकता है कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन ये सारे अगर ये मिल के चलना चाहते हैं तो फिर ये बाकी चीज़ें जो पैसा भी फिर वो उसमें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि वो यकीनन कि वो उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी, तो फिर वो पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान के पास, आपने पहले भी बात कही थी कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो फिर एक कॉमन एक आप कह सकते हैं कि एक पूल बन सकता है, और उसमें आएगा सरमायाकारी आ सकती है उसमें। वो तो उसकी पॉलिसी है चाइना की कि हम आपको इस काबिल बना देते हैं जी, वो आप अपना दिफा खुद करें। पाकिस्तान में भी यही हुआ इस वक्त। इसी तरह से दूसरी तरफ से रशिया जो इस वक्त कर रहा है, इस वक्त जो ईरान के हवाले से हमारे सामने चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से जितना ड्रोन के पार्ट्स, ये वो सारा सिलसिला जिसका भी मैंने पहले जिक्र भी किया था कि वो वहाँ से आ भी रहे हैं, और ये इस तरह की एक नई इक्वेशन बन सकती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो जो बात अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि इसमें सारे मामले में फिर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, फिर यूरोप कहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त जो हम देखते हैं हमें सारी सूरत, उसमें तो यूरोप और अमेरिका भी अलग अलग नज़र आते हैं। और अमेरिका इस वक्त तो इवन कि उसके साथ कनाडा नहीं है इस वक्त, हम देखते हैं उनके आपस में जो इख्तलाफात, इवन के जापान नहीं नज़र आता, उसके इत्तेहादी मुल्क है, वो अपनी अपनी जगह पे सबके इस तरह के इख्तलाफात हैं कि ये जो पूल है इस वक्त हमें बिखरा हुआ नज़र आता है। लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लड़ाई के बावजूद, जंग के बावजूद, हमलों के बावजूद, हम देखते हैं कि ना सऊदी अरब की तरफ से उस तरह का जवाबी हमला ईरान के ऊपर हुआ जो कि शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का होगा, ना ही बहरीन की तरफ से हुआ, ना ही और दीगर मुल्कों की तरफ से हुआ। ईरान ने जरूर तो इसराइल का एक जो हदफ था वो तो कामयाब नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, जो आपस में लड़ाने वाला मामला नहीं हमारे, वो नहीं हो सका। और इस फेज में जिस फेज में अभी हम जो जिसका ये ब्रेक स्टॉप हुआ, जो हमले हुए, इसमें आप देखिए कि इस फेज में
इसराइल के ऊपर भी कोई हमला नहीं हुआ, ना इसराइल ने किया ईरान के ऊपर जी। तो फिर मामला कहाँ पे ये आगे चल सकता है? इसमें प्रॉब्लम शायद ना हो। एक चीज़ अगर निकलती है तो उसको किसी ना किसी ने फिल करना उस वैक्यूम को, और वो वैक्यूम फिल करने के लिए एक तो पाकिस्तान, उस खित्ते के मुल्कों, उसके बाहर से अब कोई मुल्क है उसमें तो वो पाकिस्तान है जो इस तरह से उसमें फिल कर सकता है उसमें, और उसके पीछे चाइना की सपोर्ट हो सकती है और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रशिया की भी हो सकती है। तो ये एक हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं उसमें ये चीज़ें एक नक्शा बनता नजर आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बात है आप देखें वहां पर अमरीकियों की हालत ये है कि 76% ये जो सर्वे है उनके ख्याल से ये जो ट्रंप के सामने ये जो जंग है ईरान की, ये बहुत मुश्किल साबित हुई है। उनकी समझ से बालातर है कि ये इसको कैसे जो है वो हैंडल करेंगे। अब मामला ये है कि अमरीकी अवाम भी ये जानते हैं कि वो अमरीका ये जंग जीत नहीं सका, हारने का तो एक अलग डिबेट है। अब ये जंग जीत नहीं सका, उसके बाद जब वो मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो एक तो ट्रंप इंतजामिया की ऊपर कितना प्रेशर उस मिड टर्म इलेक्शन का पड़ सकता है और उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती है, ये एक एरिया है। दूसरा ये है कि यूरोप में भी हमने तब्दीलियां देखी हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर भी, और अब जो वहां पर जिस किस्म की उखाड़ पिछाड़ हो रही है, जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही थी वो क्लैप्स होता तो नजर आ रहा है। लेकिन जो जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं या जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं या मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर यूरोप, यूएस, कनाडा और ये जो ममालिक थे जो किसी वक्त में जापान इत्तेहादी थे, वो किस तरह से सर्वाइव करते आपको नजर आ रहे हैं या वो क्या करेंगे? नौशाद अली खान साहब, ये बड़ा फैला हुआ आपने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है। देखें, पहला तो मैं ये आप यूं समझिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बदकिस्मती है कि न उनके लोग अब उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, न इत्तेहादी यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो उन पे ट्रस्ट कर रहा है, न इत्तेहादी इजराइल उन पे ट्रस्ट कर रहा है और न ईरान ट्रस्ट कर रहा है। अब शुरू करते हैं ईरान से। ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान के अंदर एक नई बहस चली है कि आयतुल्ला अली खामनाई की जो स्ट्रैटेजी या अप्रोच थी कि ईरान के अंदर जंग न आने दी जाए और ईरान के लिए मिजरीज न पैदा हों तो लिहाजा बॉम्ब नहीं बनाया जाए, और उसी अप्रोच को आपने देखा कि सदर ख़ातमी हो, रफसंजानी हो या उनके जो हेलीकॉप्टर में क्रैश होने वाले सदर हों या इस वक्त पज़िक्शियान हो, इन सब ने उसको फॉलो किया। JCPOA हुआ, जेनेवा हुआ, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये सारे फेल हो गए। और अब वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका हमारे साथ गुड कॉप एंड बैड कॉप खेल रहा है। JD वैंस साहब एक बात करते हैं, मार्को रूबियो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर और फ्रीज एसेट्स के ऊपर दूसरी बात करते हैं, और अमेरिका सीरियस नहीं है। बिकॉज $40 बिलियन के जो डीफ्रीज करने थे एसेट्स, उनको कहा हम आधे करेंगे, थोड़े दिनों के बाद कहा उसका भी आधा करेंगे, उसके बाद कहा उसका भी आधा करेंगे $3 बिलियन, और उनमें से भी एक पैनी डीफ्रीज नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये कि ईरानी इस वक्त ट्रस्ट खो चुके हैं, और यही वजह है, ये खदशा वेस्ट में शुरू हो गया है कि क्या नए रहबर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई बॉम्ब वाली अप्रोच लेंगे। बिकॉज ब्रिंजिस्की ने कहा था कि अगर आपके पास 2 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं तो आप डिटर नहीं कर सकते, कम से कम आपके पास 30 न्यूक्लियर बॉम्ब हों। और अगर नॉर्थ कोरिया पे हमला नहीं हो रहा, इजराइल पे नहीं हो रहा, पाकिस्तान पे नहीं हो रहा, इंडिया पे नहीं हो रहा, तो ईरान पे हो रहा है, इसका मतलब ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो डिटरेंस नहीं कायम कर पा रहा। ये वहां पे अप्रोच है, ये एक अप्रोच है। एक सेकंड, मैं यहां पे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जरूर एड्रेस कर लीजिएगा कि अगर ये अप्रोच वहां पर जड़ पकड़ती है तो इसमें ये बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा कि अरब ममालिक भी, तमाम दीगर जो ममालिक हैं, वो ईरान के एटमी सलाहियत या एटमी वेपन होने को कबूल नहीं करेंगे, और उस सूरत के अंदर सऊदी अरब भी इस रेस में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब ने ऐलान कर रखा है कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बनेगा तो हम भी एटम बम बनाएंगे। ये जो फिर जो दौड़ है इस पर्सपेक्टिव के अंदर, वो फिर जो हम जिस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं वहां वो किस तरह बैठेगी वो इक्वेशन? नौशाद अली खान साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखें, ये वो नैरेटिव था कि कौन किसका दुश्मन है, इजराइल ने कंस्ट्रक्ट किया था, अमेरिका ने डिसिमिनेट किया था, और इन्होंने उस पर अकीदा रखा था। इस जंग ने ना बड़ी कलई खोल दी है, और अब एक ज़रूरत पैदा हुई है खुद ईरान के अंदर भी कि क्या अरबों को हमें दूसरे अंदाज से देखना चाहिए,
और अरब ममालिक में भी ये बात अब चल पड़ी है कि ईरान को हमें किसी और अंदाज से देखना चाहिए। अब तक जो ओल्ड पैराडाइम पे हैं, वो जिस तरह मैंने कहा यूएई और बहरेन और किसी हद तक कोयत, अदरवाइज देखें, एक बड़ा वाजे सा आपको मैं इक्वेशन दे देता हूं, अमजद साहब एग्री करेंगे, अगर अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी कुव्वत के साथ ईरान को न झुका सके तो इन अरबों की कोई हैसियत नहीं है। सॉरी टू से, ये मैं जरा सख्त लफ्ज कह रहा हूं, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल इसका मतलब ये कि ये इनकी कोई हैसियत नहीं है ईरान के सामने, ये नहीं लड़ सकेंगे, और ये लड़ने वाली तो बात इनसे काफी कोसों दूर चली गई है। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर कि क्या ईरान अपने पड़ोसी तब्दील कर सकता है। प्रैग्मेटिज्म डिमांड करती है कि इन्हीं के साथ रहना है, अगर अपने इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को बरकरार रखना है तो इनको भी राजी रखना पड़ेगा और अरबों को भी ईरान को राजी रखना पड़ेगा। पहला तो ये पॉइंट है। अच्छा, यूरोप का ये है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा प्रिसाइज्ड वे में जवाब दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है जी। यूरोप का ये है कि जो लिबरल ऑर्डर के जो फीचर्स हैं और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी है, जिसके ऊपर बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है हेडले बुल ने, उसकी अमेरिका उससे रूह गर्दानी कर रहा है, तो उनका एतबार भी नहीं है। इजराइल का ये है कि अमेरिका में जो इजराइल के खिलाफ राय आमा है, स्पेशली जेनजीज, टाइम खत्म हो गया है। बस एक जुमला, वो तब्दील हो गई है, तो लिहाजा अमेरिका पे रिलाई नहीं करना, अब हमने अपने आप पे रिलाई करना है। तो इसलिए अमेरिका के साथ जुल्म यह है कि वो तन्हा है और कोई उसके साथ नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो अब ये मल्टीपोलैरिटी की जिसकी डिबेट हम कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें एक जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही है वो बड़ी अहम है। यूरोप हो, अरब ममालिक हो, ईरान हो या दीगर ममालिक हो, एक रियलाइजेशन जो डेवलप हुई है वो ये है कि कोई किसी पे इन्हसार नहीं कर सकता। आपने अगर अपनी ज़ात को, अपने मुल्क को, अपनी जिस कह लें कौम को बचाना है तो आपको अपने जो बाजू हैं उसमें दमखम पैदा करना होगा। इस इक्वेशन के साथ जो ममालिक ब्लॉक्स में इत्तेहाद में होंगे वो किस तरह से जाएंगे, किस तरह से उनके ब्लॉक्स बनेंगे, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह ने की बात।